हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर सभी वनडे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। खासकर अभी क्या है कि आने वाली है वैकेंसी लेखपाल और दरोगा की। तो फिलहाल अभी हमारा पूरा फोकस यूपीएसआई पर ही रहेगा और उसके पूरे सिलेबस को एक एक टॉपिक को पूरा बिंदुवार पूरा डिस्कस किया जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले ये जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि आज हम सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे। सिलेबस इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि ये जानिए कि आपको करना है कि या तो सिलेबस गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, या हम लोग इसका लिंक अपने उस पर दे देंगे चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस आप सबसे पहले उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको अपने कमरे में रख लीजिए, मेज़ पे रख लीजिए, नहीं दीवार में संभव हो तो चिपका दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि सिलेबस हमेशा आपके नज़र के सामने होना चाहिए। जब आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सिलेबस से ही पूरे प्रश्न बनाए जाते हैं। बाहर से कहीं से प्रश्न आते नहीं हैं, एक दो प्रश्न कहीं इधर उधर से कभी आ जाते हैं, मैक्सिमम प्रश्न सिलेबस से ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप सिलेबस से बिना सिलेबस देखे अगर आप तैयारी करेंगे तो होगा क्या, जब आप परीक्षा में जाएंगे और आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो फिर आपको, और कहीं प्रश्न ये लगा कि आप नहीं पढ़े हैं तो अब लगेगा आपको अरे तो सिलेबस से बाहर पूछ लिया, आपका दिमाग चकराने लगेगा। तो इसलिए दिमाग ना चकराए, आप वहाँ पर परेशान ना हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे सिलेबस का पहले अध्ययन करें, पूरे सिलेबस को नज़र के सामने रखें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, आप जैसा जान रहे हैं कि यूपी जो दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ये बम्पर वैकेंसी है। इसमें 9000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं। तो इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसमें यूपीएसआई के जो सिलेबस है उसमें इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला सामान्य हिंदी, दूसरा है मौलिक विधि। अब मौलिक विधि में संविधान भी है, सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर भी इंक्लूड है। तीसरा है गणित और चौथा है रीजनिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सामान्य हिंदी में क्या क्या सिलेबस रखा गया है, क्योंकि सामान्य हिंदी एक बहुत आसान विषय है। इसमें कम मेहनत से ज़्यादा गेन किया जा सकता है। तो हिंदी में सामान्यतः आप जानते हैं कि जिस तरीके से सभी एग्ज़ामों में, चाहे आर या यूपी SSS से जो भी एग्ज़ाम आते हैं, अगर हिंदी सिलेबस में है तो सामान्यतः यही सब रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कुछ यहाँ पर लिख रखे हैं, पूरा डिटेल नहीं है लेकिन है, फिर भी मैक्सिमम है। जैसे हिंदी वर्णमाला क्या है, तद्भव तत्सम आपसे पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, अनेकार्थ शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अशुद्धि, समास, संधि, लिंग, वचन, कारक और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस तरीके से उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश, जो ऐसे चर्चित लेखक या कवि हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो इस तरीके से आपसे हिंदी में इन्हीं सब मतलब विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम दूसरा आपसे डिस्कस करेंगे कि गणित में क्या क्या सिलेबस है और रीजनिंग में। उसके बाद तो गणित को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, एक है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, दूसरा मानसिक योग्यता परीक्षा। तो संख्यात्मक में क्या है दोस्तों, जैसे इसमें क्या है, सरलीकरण है, दशमलव है, भिन्न है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, अनुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद एवरेज है, समय और दूरी, काम समय, चाल समय। इस तरीके से इसमें और भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ये एक समरी आपको बता दिया जा रहा है, जिससे आप घबराएं मत। उसके बाद आप देखेंगे कि ये उसके बाद मानसिक योग्यता परीक्षा जो है वो आपका, इसमें क्या क्या सिलेबस, इसमें है तार्किक चित्र, जैसे कुछ चित्र दिए रहेंगे, आपको लॉजिक लगा के उसमें आंसर ढूंढना है। धारणा परीक्षण, कुछ कथन कारण टाइप के दिए रहेंगे जो आपको उसमें बनानी धारणा कि सही है या गलत है। कॉमन सेंस के टेस्ट आते हैं, जिसको कहीं कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक मानव होने के नाते आपके कुछ कॉमन सेंस होते हैं कि डिसीजन कैसे लेना है। दिशा सेंस है, तर्क का बल है। तो इतने लगभग सिलेबस हैं, कुछ और भी डिटेल में है, आप सिलेबस में देख लीजिएगा। तो ये गणित में लगभग इतना समाहित है। उसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या है दोस्तों, देखिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षा। तो इससे मानसिक जो अभिरुचि है, इसमें क्या है कि ऐसे सिलेबस में ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेक करती हों, कि जैसे आपका कितना कॉमन सेंस है, कैसे आप जब जॉब में जाएंगे तो किस तरीके का डिसीजन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एकाएक आपके सामने कहीं बवाल हो गया, कहीं सांप्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ने लगा, शांति भंग होने लगा,
ठीक है। तो इस परिस्थितियों में आप कैसे डिसीजन लेंगे उससे संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इसमें सार्वजनिक हित, कानून एवं व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण कानून के नियम, प्रोफेशन में रुचि, लिंग संवेदनशीलता। मतलब कहने का तात्पर्य है अगर आप पुरुष हैं तो ऐसा तो नहीं आपकी महिलाओं के प्रति आपके जो सोच है वो कहीं पक्षपात पुरुषों का फेवर करते हैं। अगर आप महिला हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरुषों के प्रति ये आप नज़रिया बना लेते हैं कि नहीं नहीं पुरुष है तो शोषण ही करता होगा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहले से ही चेक होगा कि आप क्या सोचते हैं। उसके बाद दूसरा है बुद्धिलब्धि। इसमें क्या है कि श्रृंखला समापन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता। जैसे पूछा जाता है कि भाई ये बी की माँ है, माँ की, उसके बाद इसी तरीके से फिर उसकी वो फला बेटी है, वो उसका फला दादा है, दोनों में क्या रिलेशन है, इस तरीके से अपना पूछे जाते हैं। तो तार्किक परीक्षा, तो इसमें क्या है समरूपता है, भिन्नताएं हैं, खाली स्थान को भरना रहेगा, समस्याओं को सुलझाना रहेगा, विश्लेषण, निर्णय लेना। तो इस तरीके से इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं। तो अब आप हमने तीन का डिस्कस किया कि सिलेबस में क्या है। अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो मार्केट में पूरा हुआ बना के रखा गया है कि मौलिक विधि। तो इसके नाम पे ऑफलाइन ऑनलाइन पूरे पैसे खूब वसूले जा रहे हैं लोगों को। जाहिर सी बात है कि भाई सबको लॉ की जानकारी होती नहीं है और इसके पीछे का जो उद्देश्य है लोगों का पैसे कमाने खूब है। तो इसमें क्या है कि अब सामान्य जो मौलिक विधि है इसमें संविधान और सामान्य ज्ञान भी इंक्लूड है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलिक विधि बस सिलेबस आपका बस फैला दिया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत आते नहीं हैं। टोटल 40 तो आएंगे लेकिन बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आप लॉ की पढ़ाई करके नहीं आए हैं, आप सिंपल एक ग्रेजुएट आप हैं, ठीक है। तो इसमें मौलिक विधि का पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे इसका है मौलिक विधि में क्या है, भारतीय दंड संहिता, जिसको आप आईपीसी के नाम से जानते हैं। तो भारतीय दंड संहिता एक ऐसी संहिता है कि इसमें लगभग मैक्सिमम अपराध को कवर किया जाता है कि जितने भी मनुष्य के द्वारा अपराध किए जाते हैं उसको इसमें कवर करने की कोशिश की गई जिस समय ये बना था 1860 में। तो हुआ क्या, लेकिन समय के साथ साथ आदमी की क्या होता है, चाल चरित्र बदलता रहता है, अपराध का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए और ढेर सारे अधिनियम आते रहते हैं, लेकिन ये लगभग सबसे बड़ा अधिनियम है। उसके बाद आपका आता है दंड प्रक्रिया संहिता। अब इसमें जो दंड प्रक्रिया संहिता का काम ये है कि जो आप आईपीसी जैसे हो गया, भारतीय दंड विधान जो है, इसके अंतर्गत जो अपराध घटित होते हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, जैसे मान लीजिए किसी का अपहरण कर लिया, किसी को लूट लिया, चोरी कर लिया, हत्या कर दिया, ठीक है, रेप कर दिया, तो इस तरीके से छल कर लिया किसी के साथ, तो किसी को अपमानित कर दिया, गाली गलौज मारपीट, इस तरीके से जितने भी अपराध होते हैं उनका जो है ट्रायल जो होता है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। न्यायालय इसमें प्रावधान बताए गए हैं कि किस किस प्रोसेस से गुजरते हुए एक अपराधी को मौका दिया जाएगा, उसको भी सुना जाएगा, वो भी एविडेंस प्रस्तुत करेगा, दूसरा पक्षकार अभियोजन पक्ष जो रहेगा, अभियोजित पक्षकार यानी स्टेट, वो एविडेंस प्रस्तुत करेगी। तो दोनों को सुनने के बाद न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुँचती है कि ये व्यक्ति जो है ये दोषी है या निर्दोष है। तो इस हिसाब से आप फिर देखेंगे और भी सिलेबस में जब आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं, बच्चों और जनजाति से संबंधित अपराध, मतलब उनके विरुद्ध जितने अपराध होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध होता है, दहेज उत्पीड़न है, बच्चों का है कारखाने वानखाने में ड्यूटी लगा देते हैं, नौकरियां दुकानों पे लगा देते हैं, छोटे बच्चे जो अभी अबोध हैं उनको पढ़ने लिखने का समय है तो बाल श्रम जैसे अधिनियम बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर पढ़ना है यातायात के नियम। यातायात के नियमों में जैसे आपको पढ़ना है कि भाई अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है तो उस पर कितना फ़ाइन लगेगा, तेज़ी के साथ चला रहा है लापरवाही से तब कितना, बिना सीट बेल्ट के चला रहा है, तो ऐसे ढेर सारे उसमें प्रावधान, कितने फ़ाइन लगेंगे। अभी तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी संशोधन भी वर्तमान गवर्नमेंट ने किया, केंद्र सरकार ने, तो फ़ाइन का क्या है कि उसमें रकम बढ़ा दी गई है, ठीक। तो उसमें अब और उसके बाद आगे क्या है कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम आप जान ही रहे हैं कि लोगों, आम आदमी के हाथ में एक हथियार आ गया है कि उसको कुछ जानना है तो किसी भी संबंधित विभाग में वो एक लेटर लिख करके 10 रुपये उसमें लगा करके 10 रुपये का टिकट या सीधे 10 रुपये का ऐसी लगा करके उस विभाग में अपना जमा कर सकता है और जो भी सूचना चाहता है उसको 1 महीने के अंदर उनको देना रहता है। तो इस तरह के सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार लोगों के हाथ में आ गया है। उसके बाद आयकर अधिनियम है,
जिसको इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसमें भाई जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चाहे अधिकारी हो घूस लेता हो या कोई घूस देता हो, तो उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसको इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसको रासुका 60 में कहते हैं। इसको आप लोगों ने खूब सुना होगा कि जब कोई भी व्यक्ति अगर स्टेट के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो क्या करती हैं सरकारें, उसके ऊपर रासुका लगवा देती हैं और उसको उठा के जेल में डाल देती हैं, जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। और उसके बाद आता IT एक्ट, साइबर अपराध। अब IT एक्ट और साइबर अपराध में ये सोचिए कि आजकल अब अपराध का स्वरूप चेंज हो रहा है। अब सीधे अपराध आपको ऐसे नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ही आपके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए जा रहे हैं। आपको फ़ोन करके आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, OTP बताया जाएगा, मांग लिया जाएगा आपका, और दुनिया भर की स्कीमें बताई जाएंगी जिसमें आप फंस जाएँ और अपना सब कुछ डिटेल उनको दे दें। तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो इन पे कैसे आपको इसके बारे में भी जानकारी रखनी होगी, इससे भी प्रश्न आएंगे। उसका जनहित याचिका क्या है, ठीक है, जनहित याचिका क्या है उसके बारे में आपको जानना यहाँ पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद कुछ न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और भूमि संबंधी कुछ कानून, जैसे भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व, भू राजस्व संबंधी कानूनों के बारे में सामान्य कम से कम ज्ञान आपको यहाँ पर दिया जाएगा और उसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये 4 खंड हैं और एक चीज़ जान लीजिए कि प्रत्येक खंड से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 160 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और 160 प्रश्न के साथ वो पूरे प्रश्न जो है 400 पूर्णांक के होंगे टोटल। और इसका जो है एक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का होगा, ठीक है। 40-40 आएंगे, एक से 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा और ये जो है आपका टोटल 400 पूर्णांक का है, 160 क्वेश्चन। तो आपने देखा कि इसको लगभग 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ और बातें आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए, ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है वो उसके सफल होने के पहले असफल ज़रूर हुआ रहता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसने तुरंत तैयारी शुरू की, उसको तुरंत सफलता मिल गया हो। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। से बहुत से छात्र होंगे जो डिमोरलाइज होंगे, उनको लगता होगा हमसे नहीं निकलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, हमारी टीम पूरी मदद करेगी, आपको पूरा गाइडेंस भी देगी। जो मैटर होगा मैटर भी उपलब्ध करवाया जाएगा और जो भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर बताया जाएगा। तो दोस्तों ये जानिए कि सफलता के पहले असफलता ज़रूर मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में आप कितनी बार हारें, ठीक है, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई याद नहीं रखता। आपकी बस एक ही सफलता लोग सदियों तक याद रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कितनी भी बार फेल हुआ हो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से या किसी भी बोर्ड की परीक्षाओं से, अगर वो जब अच्छे नंबर से पास होता है या जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो लोग पिछली चीज़ें भूल जाते हैं, लोग की सराहना करने लगते हैं। तो बस आपको ये करना है कि अपने वर्तमान को ही देखना है, पीछे वाली चीज़ों से सीख लेना है, उसको भूल जाना है। बहुत ज़्यादा उसको लेकर के परेशान नहीं होना कि आपके साथ क्या हुआ, आप कैसे फेल हुए, क्यों नहीं पढ़ पाए। वो सब परिस्थितियाँ, सब परिस्थिति समस्याएँ होती, परिस्थिति उस समय दौर चला गया, समय गया, आगे बढ़िए, ठीक है। पीछे सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि आप ऐसा करिए कि आपको सबसे पहले क्या है, घंटा देख के नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि घंटा देख के पढ़ने का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब आप 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो उसके बाद 4 घंटे पढ़ लेंगे तो अंदर से एकदम पूरा फूल जाएंगे कुप्पा के तरीके। आपको लगा फिर 5वें घंटे आप लापरवाही शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप कोई ऐसे करना कि जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके ज़रूरी आवश्यक कार्य हैं, उनको करने के बाद 24 घंटे में, ठीक है, उसके बाद जितना टाइम बचे आपको पूरा टाइम पढ़ने पर लगाना है। और उसके बाद जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो एकदम निश्चित मानिए, एकदम श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और हमारी टीम जितना पढ़ाती है आप उसको पढ़ते रहिए। इसमें लगभग पूरा मैटर आपको पढ़ाया जाएगा जहाँ भी होगा। ये मौलिक विधि का जो हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम इतनी आसान भाषा में पढ़ाएंगे। और इसमें देखिए एक चीज़ छूट गया, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करना। तो इसमें क्या है, संविधान जो है, संविधान देखिए लगभग हर राष्ट्र का एक संविधान होता है, हर देश का एक संविधान होता है, जो कह सकते हैं कि कानून की एक बहुत बड़ी पुस्तिका है जिससे देश चलाया जाता है, ठीक है। ये भी कानून ही है, तो ये एक बड़ा कानून है। तो यहाँ क्या है कि संविधान में और उसके बाद जितने भी कानून उस देश में बनते हैं वो सभी कानून अपनी वैधानिकता इसी संविधान से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय चेक करती है कि क्या कोई कानून ऐसा तो नहीं राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें बना रही हैं जो उस देश के नागरिकों के हितों के विरुद्ध हैं। अगर वे कानून नागरिकों के हितों के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो दोस्तों इस संविधान में जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसमें
395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। मोटा मोटा आप जानिए इतना 3 चीज़ें। और उसके बाद जो 22 भाग हैं, अभी एक एक भाग में क्या दिया गया है। सबसे पहले संविधान में उद्देशिका दिया गया है, जहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, उद्देशिका से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका आता है भाग 1, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का निर्माण, उनके नामों में परिवर्तन, सीमा घटाना बढ़ाना, इस तरीके से आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक उसमें दिया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद क्या है कि 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता भाग 2, उसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए एक अलग अधिनियम भी है, लेकिन संविधान में भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद आपको फिर आएगा तीसरा भाग, मूल अधिकार। मूल अधिकार में है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसमें क्या है कि यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। अब मूल अधिकार जो होता है कि मूल अधिकार उसे कहते हैं कि जैसे एक मनुष्य होने के नाते कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो आपको मिलना ही मिलना चाहिए, तो मतलब उसको गवर्नमेंटें छीन नहीं सकती हैं, तो इसलिए उसको मूल अधिकार नाम दिया गया। मतलब बेसिक एकदम समझिए। तो अब क्या है, उसका चौथा जो आता है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट भी जारी करती है। 5 तरीके की रिट जारी करती है, ठीक है। तो और हाई कोर्ट भी इनके अधिकारों के लिए और अन्य भी चीज़ों के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करती है, ठीक। अब इसमें भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व, उसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अपनी क्षमता के अनुसार उसमें कुछ विषय गिनाए गए हैं कि जैसे जैसे राज्य सक्षम होते जाएंगे तो नागरिकों के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराते जाएंगे। तो उसमें क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिया गया नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद आता है फिर आपका भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अब 11 मूल कर्तव्य बताए गए कि भाई नागरिकों को तो क्या अधिकार मिल गया, उसके बाद स्टेट को निर्देश दे दिया गया, तो नागरिकों को भी तो कुछ ऐसा उनका कर्तव्य होना चाहिए जो उनको फॉलो करना चाहिए। ये संविधान में शुरू से नहीं जुड़ा था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका आता है अध्याय भाग 5 आता है। फिर भाग 5 संघ से संबंधित है। संघ यानी कहेंगे कि आप केंद्र सरकार, तो उसके बाद वहाँ जो है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसको ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, उसकी क्षमादान की शक्ति क्या है, उसके बाद लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, इन सब के बारे में आपको उसमें पूरा बताया जाएगा। वहाँ उसके बाद स्पीकर भाई लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया जाएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा, जो कि राज्यसभा का सभापति माना जाता है, तो उसको भी आपको यहाँ बताया जाएगा। इसी तरीके से आपका भाग आता है 6, जो राज्य के बारे में। वहाँ तो विधानमंडल, विधान परिषद, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ में नहीं है, तो वहाँ पर उसके बारे में आपको बताया जाएगा। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जाता है। तो इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो हम पंचायती राज, ठीक है, भाग 9 में। उसके बाद भाग 9 का में नगर पालिका, फिर 9 खा में उसमें है सहकारी समितियां। तो इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि ग्रामीण लेवल पर पंचायत में कैसे चुनाव होता है, कितना कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है चुनाव में। तो इस तरीके से आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया जाएगा। फिर वहाँ अनुसूचियाँ जो आती हैं, 7वीं अनुसूची में से 3 अनुसूची जैसे है कि संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो उसमें ये बताया जाए केंद्र राज्य संबंध के बारे में, विधायी जो संबंध है कि किस विषय पर उसमें तीनों सूचियों में विषय दिए गए हैं। जैसे संघ सूची में संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि अगर समवर्ती सूची का कोई विषय है और कोई विवाद होता है, दोनों स्टेट भी बनाती है कानून, केंद्र भी बनाता, तो कैसे उस समस्या को सॉल्व करेंगे, किसका कानून प्रभावी होगा, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो उसके बाद आपका आता है उधर क्या है कि लोक सेवक, जैसे कि IAS, IPS, IFS, तो ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो उसके बाद आता है आपका लोक सेवा आयोग 308 315 के अंतर्गत। फिर आपका आएगा निर्वाचन आयोग, ठीक, 323-24 उधर आ जाता है। उसके बाद 323 में इधर काम में आ जाएगा आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब प्रशासनिक अधिकरण। और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपका आपात उपबंध आता है। आपात उपबंध में जैसे आपका आर्टिकल 352, 356, 360, तो आपको बताया जाएगा कब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है, कब इमरजेंसी लगता है। तो इस तरीके से आपको उसके बारे में फिर संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के बारे में भी आपको बताया जाएगा।
तो ये आप निश्चिंत रहिए कि हमारी टीम जो है आपको पूरा एक एक टॉपिक पे पूरा बढ़िया से डिटेल में पढ़ाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये सामान्य ज्ञान, उसके बाद सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, संविधान तो यहीं से कवर हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, करंट अफेयर है। तो इतनी चीज़ें लगभग आती हैं सामान्य ज्ञान में जो जीके टाइप की पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद अब आप देखें कि पूरा ओवरव्यू लगभग एक बार पूरा सिलेबस का हम लोगों ने कर लिया है। तो अब आपको ये करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कहीं भी किसी छोटे गांव में, कस्बे में या ज़िले में जो रहता है लड़का और किसी कारण बस वो क्या है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको संसाधनों के अभाव में उस पढ़ाई उसकी छूट गई है, पढ़ना तो चाहता है, लगन है उसके अंदर, खूब मेहनत वो करना चाहता है, लेकिन क्या है परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसके पास पैसे नहीं किताब खरीदने के लिए, तो कैसे तैयारी करे। तो इसलिए आपको खूब शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे उनका भी भला हो जाए, वो भी लाभ यहाँ से उठा सकें। और आपको कुछ करना नहीं है, उसके बाद आप बस साथ साथ पढ़ते चलिए, जो हमारी टीम पढ़ाएगी उसका क्या करिए कि आप नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि देखिए पीडीएफ देने के भी मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि पीडीएफ क्या आपको लापरवाह बना देता है, कि जैसे जब हम आपको पीडीएफ दें कि आप डाउनलोड करके अगर प्रिंट निकाल लेंगे तो उसको फिर एक किताब के रूप में आप उसको रखते चले जाएंगे, फिर मोटा बंडल हो जाएगा। और अगर डाउनलोड करके मोबाइल में छोड़ेंगे तो मोबाइल में भी वैसे पड़ा रहता है, हम भी जानते हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जब ऐसे आप नोट करेंगे, क्योंकि पढ़ने के 2-3 तरीके होते हैं, कुछ लोग जैसे कुछ लोग देख के पढ़ते हैं, कुछ लोग सुन के पढ़ते हैं, कुछ लोग लिख के पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसका नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको तीनों जो माध्यम है तीनों आप एक साथ कर लेंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन, पूरा ये मान के चलिए रटा जाएगा, पूरा आपका फर्स्ट क्लास एकदम आपकी तैयारी नंबर 1 की रहेगी। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए और साइड में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगे, जिससे आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप उसको तुरंत पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे किसी ना किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो आज बस इतना इसी पे रोकते हैं क्योंकि पूरे लगभग सिलेबस का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ओके साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।